माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और दादा रे हमार दीदी रे, आज तोहनी के खातिर हम लेकर आ लियो 170 प्रश्न सब्जेक्टिव। और यकीन मानिए मेरे शेर और शेरनियों, अगर आप 170 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक अगर आप देख लिए, जहां पे मैं बताने वाला हूं लघुत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा दीर्घ लघुत्तरी प्रश्न जो 5 मार्क्स वाला है। इसके बाद आता है सर हमारा मैप मतलब मानचित्र। मेरे शेर और शेरनियों, अगर ये 4 फॉर्मेट को अगर आप सही तरीके से देख लेते हैं और देखने के बाद अपने अंदर से इतना जज्बा पैदा करेंगे और कहेंगे अरे तेरी औकात नहीं है कि ये पागल इंसान के द्वारा बताए गए एक भी क्वेश्चन आप इससे बाहर पूछ ले। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इससे पहले, किसी को कहने से पहले आपके अंदर में झांक कर देखना, क्या आपने सारा वो क्वेश्चन को कंप्लीट किया है? 170 क्वेश्चन को क्या आपने सारा क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं? ये सबसे पहले देखना अति आवश्यक है। तो आइए सर, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सारा क्वेश्चन तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन 50 क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। पहला, सही तरीके से आप लोग देखिए, देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा कि सर बाकी जो क्वेश्चन है वो जल्दी से अपलोड करिए। मैं हर एक क्वेश्चन आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूं, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। आइए मेरे शेर और शेरनियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखना है। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? दादा रे ये प्रश्न तो होने के 1 नंबर का ईतो कितना मार्क्स का आएगा भाई? तो 1 मार्क्स का आएगा, याद रखिएगा। अब जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं सर? चैलेंज करता हूं फिर से, एक बार फिर से आ गया चैलेंज। अगर आप ईमानदारी पूर्वक अगर इस वीडियो को सही तरीके से देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न को मैं चैलेंज करता हूं, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ समझना है जो मैं समझाऊंगा। आइए सर आंसर पे आते हैं। कहता है कि किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सर जनसंख्या घनत्व का एक फॉर्मूला आता है, क्या सर आपको पता है? मैं कहूंगा हाँ भाई मुझे पता है सर। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला होता है सर कि कुल क्षेत्रफल, याद रखना है कुल क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टोटल एरिया, और सर कुल जनसंख्या, याद रखना है क्या लिखना है? कुल जनसंख्या। तो शानदार तरीके से लिखना है दादा रे, कुल जनसंख्या, याद रखना है, जैसे हम लोग इंग्लिश में टोटल पॉपुलेशन कहते हैं। समझ में आई मेरी बात को? पहले देखिए, किसी इकाई क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, आपके गांव पे हो, मेरे गांव पे हो, दुनिया के किसी भी शहर पे हो, वही कह रहे हैं कि किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला आपको एनी हाउ लिखना है कि सर कुल जनसंख्या घनत्व इक्वल टू हमारा होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। 1 मार्क्स फिक्स। 50 क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से देख के जाना है। अगला क्वेश्चन पे, और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जनसंख्या प्रवास से आप क्या समझते हैं? देखिए मेरे भाई, एक होता है सर हमारा प्रवास। प्रवास 2 तरह का होता है, एक होता है सर हम लोग मनुष्य है, मनुष्य का प्रवास होती है, और एक होता है सर हमारा जीव जंतु, वो भी अपना प्रवास करते हैं। कभी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का पक्षी उड़कर हिंदुस्तान चले आते हैं, हिंदुस्तान का पक्षी उड़कर पाकिस्तान चले जाते हैं, तो ये भी प्रवास है भाई। हाँ, प्रवास 2 तरह का होता है सर, एक हमारा ह्यूमन बींग और दूसरा आता है सर हमारा जो जीव जंतु होती है। तो आपसे पूछा गया है ह्यूमन बीइंग वाला यानी जनसंख्या प्रवास। तो आइए मेरे भाई कि जनसंख्या प्रवास हम लोग किसे कहते हैं, तो शानदार तरीके से सुनना है भाई। देखिए जनसंख्या प्रवास एक ऐसी स्थिति होती है जब लोग अपने मूल निवासी स्थान से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। यानी आप अभी यहाँ पे हैं, आप अभी मान के चलिए मैं बांदा बस्ती गांव पे रहने वाला हूं, अब हम दूसरे गांव पे चले गए बसने के लिए। क्या कर दिए? हम अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव चले गए बसने के लिए, तो हमारा क्या हो गया? प्रवास हो गया। यानी इस तरह से आपको लिखना है एकदम सिंपल भाषा में कि जनसंख्या प्रवास एक ऐसी स्थिति होती है, जनसंख्या प्रवास एक ऐसी स्थिति होती है जो आपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में जाकर जब बस जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या प्रवास। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हरित क्रांति क्या है? मेरे भाई आपसे पूछा गया है मेरे शेर और शेरनियों कि हरित क्रांति आखिर सर किसे कहते हैं? तो बात कहते सर हरित क्रांति, इतना बड़ा देखकर डरना नहीं भाई, चौंक जाने नहीं है भाई, तो सिंपल से सुनिएगा। देखिए मेरे भाई, कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी करने के लिए की गई तकनीकी और शोध विकास की प्रक्रिया को हरित क्रांति कहते हैं। क्या कहता है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी, 1960 के दशक में कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी, तो कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने के लिए कोई तकनीक अपनाया गया।
कोई विकास की शोध अपनाएंगे ताकि हमारा कृषि में क्या हो सके, विकास हो सके। तो क्या अपनाएगा, तो बताएंगे मेरे दोस्तों कि बेहतर किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद हमारा कीटनाशक, जैसे पौधे में कीड़ा मकोड़ा लग जाते हैं तो उसको छिड़काने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी कारण से हमारे 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और पौधे में काफी वृद्धि हुआ। बीज का नाम पूछा जाएगा, बीज का नाम क्या था, HYV, याद रखना HYV बीज का नाम था। ठीक है, चलिए सर, ये भी क्वेश्चन आपको बड़ी तगड़ा तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कभी 3 मार्क्स का पूछा जाता है तो कभी 1 मार्क्स का पूछा जाता है। एकदम लिखना है कि सर कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी करने के लिए की गई तकनीकों और शोध विकास की प्रक्रिया को हरित क्रांति कहते हैं। उम्मीद करें कि समझ में आ गया होगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन ज्यादा रहे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल प्रदूषण से होने वाली किन्हीं 2 बीमारी का नाम बताइए। यानी अगर हम लोग पानी से होने वाली कोई 2 बीमारी ऐसी है जिनका नाम बताना है। आखिर में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बताइए पानी से होने वाले 2 बीमारी का नाम आप क्या बताएंगे, तो आप चिल्ला चिल्ला के कहेंगे सर मैं पहला बताऊंगा मलेरिया, दूसरा बताऊंगा सर डेंगू, चिकनगुनिया, निमोनिया। बहुत सारे बीमारी होती है सर जो पानी के प्रदूषण से होती है। तो आइए सर बात करते हैं। पहला होता है सर हमारा टाइफाइड बुखार। क्या आता है सर हमारा, टाइफाइड बुखार। क्या होता है मेरे शेर सैनियों, टाइफाइड बुखार। दूसरा पे आता है सर हमारा होता है क्या, हैजा। तीसरा में आता है सर हेपेटाइटिस ई। क्या होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं, यह होता है हमारा हेपेटाइटिस ई, जो हमारा यकृत, जो हमारे लिवर से संबंधित होती है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जल संभर प्रबंध के कोई 2 उद्देश्य लिखे। आपसे पूछा गया है कि जल संभर प्रबंध के कोई 2 उद्देश्य लिखे। ठीक है, अच्छा जल संभर प्रबंध है क्या, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले कि जल को हम कैसे स्टॉक करके रख सकते हैं, जल को हम कैसे बचा सकते हैं, इसको हम लोग जल संभर प्रवृत्ति कहते हैं। आइए सर बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं, भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास। अगर हम जल संभर प्रबंध को अपनाते हैं तो मेरे दोस्तों हमारे धरती के अंदर में जो जल की मात्रा है उसमें हमारे कमी नहीं होगी। दूसरी बात है सर हम अपने जल को सुरक्षित रख के हम किसी काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सर कि द्वितीय संसाधन पौधों और जानवरों का उत्पादन इस तरह से करना कि स्थिति की असंतुलन ना बने, यानी कोई भी स्थिति जो है हमारा असंतुलन ना बने। यानी मेरे भाई की कोई भी संसाधन ले ले, कोई भी पौधा ले ले या कोई भी जानवर, कोई भी साधन ले, कोई भी जानवर ले, कोई भी पौधा ले, हम इन सब चीजों को हम ऐसा प्लान बनाकर रखें, ऐसी स्थिति बनाकर रखें कि हमारे वातावरण में किसी भी तरह से असंतुलन ना हो। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपको शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए सर बात करते हैं अगला, खनिज, धात्विक खनिज की को 2 उदाहरण दे। धात्विक खनिज कौन कौन सा है, तो बताएंगे सर धात्विक खनिज हमारा लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गई, बॉक्साइड हो गया, ये सब सारा चीज हमारा क्या है, तो बताएंगे मेरे शेर सैनियों ये हमारा धात्विक खनिज है। सर धात्विक खनिज से हम दूसरा धातु का निर्माण कर सकते हैं, उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। जब हम किसी भी धात्विक खनिज से जब हम किसी दूसरे खनिज का निर्माण करते हैं तो ये भी एक प्रकार का हमारा हो जाता है क्या, धात्विक खनिज। चलिए सर अभी वेट कीजिए। और हाँ, आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप जल्दी से मेरे दोस्तों हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। मात्र मेरे दोस्तों यहाँ पे 299 देकर आपको क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है। अगर आप चाहते हैं तो मेरे दोस्तों ये हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलती है सुबह शाम दोनों टाइम पे। अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं सर मुझे सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो आप ये कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। ये जो आपका कोर्स है इस कोर्स को आप जरूर बाय करेंगे मेरे शेर सैनियों, तबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे आप लोगों का एक एक क्वेश्चन याद रखना है। एक एक सब्जेक्ट में 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है। कितना टेस्ट सीरीज, 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है। और 10 टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट सीरीज में आप लोगों का मेरे शेर सैनियों याद रखना है कितना क्वेश्चन बताया गया सर, 30 क्वेश्चन बताया गया है। इस प्रकार से हमारा 300 क्वेश्चन सिर्फ एक सब्जेक्ट में आप लोग को दिया गया है। समझ में आ रही है ना मेरे दोस्त, यकीन मानिए आप ये टेस्ट सीरीज लगाने के बाद में आपके अंदर में जो कमजोरी है ना वो पूरा निखर कर सामने आएगी। मात्र 2 रुपया करके टेस्ट प्राइस, यानी 99 रुपए में आपको 5 सब्जेक्ट मिल जाएगी। सच बता रहा हूं, कोई भी ट्यूशन पढ़ रहे, कोचिंग पढ़ रहे, बुक पढ़ रहे, पूरा सब कुछ चार्ट लिए हैं। इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा और टेस्ट लगाइएगा हर दिन। ये फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग एकदम आप लोगों को 2 कॉपी देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों को स्टडी कराया जा रहा है वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद लें हमारे साथ। आधारभूत उद्योग क्या है भाई, क्वेश्चन आती है कि सर थोड़ा सा हमें बताइए कि आखिर आधारभूत उद्योग है क्या।
तो आइए सर बात करते हैं सर आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो देखिए जिन उद्योग के माध्यम से हम दूसरे उद्योग को चलाते हैं ये हमारा आधारभूत उद्योग हो गया। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं मेरे दोस्तों, हमारे पास स्टील है, क्या है, स्टील का कारखाना है। तो स्टील का कारखाना हमारा क्या हो गया, आधारभूत उद्योग। क्यों, क्योंकि ये स्टील के माध्यम से ही हम दूसरे उद्योग को चलाते हैं। कोई भी दुनिया के उद्योग बनती है तो उसमें रड, छड़, हमारा स्टील, इस्पात जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें हमें आवश्यकता होती है। तो वही कह रहा है सर, जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चा माल पर दूसरा उद्योग निर्भर करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मुझे प्लास्टिक बनाना, पॉलीथीन कैरी बैग, ठीक है, तो कैरी बैग हम कहां से बनाएंगे, तो लोग मेरे दोस्तों जो हमारा हमें ला देंगे प्लास्टिक वगैरह, वही हमारा हो जाएगा कच्चा माल। तो हमारा क्या हो गया, आधारभूत उद्योग हो गया। ठीक है, तो जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरा उद्योग निर्भर करते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे हमारा लोहा हो गया, इस्पात उद्योग हो गई। समझ में आ रही है ना मेरे शेर सर नहीं हो। देखिए अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करके जाना। भाई बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, बहुत हद से ज्यादा मेहनत करता हूं मेरे भाई। ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य है, जो हमारा ध्वनि प्रदूषण आज हो रही है इसमें आपको क्या समझ में आ रही है, तो बताएंगे मेरे शेर सुनियो। समझ में आ रही है क्या, कि ध्वनि प्रदूषण का मतलब है अवांछित या परेशान करने वाली आवाजों का स्तर जो मनुष्य और जानवरों को परेशान करे, इससे हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे वाहनों का, भीड़ भाड़ इलाके में वाहनों का हॉर्न दबाना, भीड़ भाड़ इलाकों में हॉर्न दबाना, या कोई बड़े बड़े इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीनों का चलना, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण है। और ध्वनि प्रदूषण इंसान के साथ साथ जानवरों को भी इफेक्ट पहुंचाती है। समझ में आ रही है मेरी बात को ना। चलिए सर, वही कह रहे कि ध्वनि प्रदूषण का मतलब है कि अवांछित या परेशान करने वाले आवाजों का स्तर जो मनुष्य और जानवरों को परेशान करती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, ध्वनि प्रदूषण। उम्मीद करते हैं मेरे शेर और सैनियों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब खतरनाक क्वेश्चन, हाईवे किसे कहते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आपसे पूछूं मैं कि हाईवे किसे कहते हैं, बोलेंगे सर बड़े बड़े चौड़े चौड़े रास्ता को हम लोग हाईवे कहते हैं, जहां बड़े बड़े मालगाड़ियां चलती है इसको हाईवे कहते हैं। आप क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे ना, लेकिन आपको जियोग्राफिकल लैंग्वेज में लिखना होगा, याद रखना है दादा, ना भूलियो रे। बड़े शहरों को जोड़ने वाले पक्के और चौड़े रास्ते होते हैं। बड़े बड़े शहरों को, कोलकाता को मुंबई से, मुंबई को दिल्ली से, दिल्ली को राजस्थान से, बड़े बड़े शहरों को जब कोई आपस में कोई सड़क जोड़ती है, इसे हम लोग हाईवे कहते हैं। समझ में आ रही है ना। कहेंगे सर कि बड़े शहरों को जोड़ने वाले पक्के और चौड़े रास्ते होते हैं, इन्हें राजमार्ग भी कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कभी कभी राजमार्ग भी कहते हैं। इन सड़कों पर पल फ्लावर का मतलब होता है मेरे दोस्तों, याद रखना है, जो हमारा हाई ब्रिज होते हैं ना भाई, ओवर ब्रिज बोलते हैं ना कि हम लोग इस ओवर ब्रिज को पार करके गए, तो ये हमारा ओवर ब्रिज हो गई। साथ ही साथ हमारा दोहरे रास्ता हो गया, डबल काउंटिंग, इस तरह से डबल देखिएगा रास्ता होती है जो गाड़ियां चल रही है, ये होता है सर हमारा हाईवे। वो कह रहा है कि बड़े शहरों को जोड़ने वाले पक्के और चौड़े रास्ते होते हैं, इन्हें राजमार्ग भी कहा जाता है। इन सड़कों पर पल फ्लावर का मतलब हाईब्रिज, ठीक है, और दोहरे रास्ते होते हैं। समझ में आ रही है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, पेट्रो रसायन उद्योग क्या है। आपके पास क्वेश्चन आ गई कि थोड़ा सा बताइए सर पेट्रो रासायनिक उद्योग आखिर है क्या। तो बताएंगे सर, पेट्रो रासायनिक उद्योग के बारे में बात करेंगे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से कई तरह के उपयोगी पदार्थ को बनाने का काम करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से कई तरह के, देखिए पेट्रोलियम से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। इसके बाद प्राकृतिक गैस, जैसे हमारा सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गई, ये सब हमारा प्राकृतिक गैस है। तो प्राकृतिक गैस के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज का निर्माण करते हैं। वही कह रहे हैं सर पेट्रोल और प्राकृतिक गैस से कई तरह के उपयोगी पदार्थ को बनाने का काम करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात को। इसे हम लोग कहते हैं पेट्रो रासायनिक उद्योग। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई का नाम तो पता है भाई, मुंबई हमें पता है, लेकिन मुंबई का जो हाईवे हाई क्यों प्रसिद्ध है, मुंबई हाई आखिर क्यों प्रसिद्ध है, इसके पीछे कोई कारण होगी ना। आइए सर बात करते हैं। मुंबई हाई के पश्चिमी तट पर स्थित एक तेल क्षेत्र है। याद रखना है, मुंबई हाई जो है इसके पश्चिमी तट पर एक तेल क्षेत्र है। यह भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। यह भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है मुंबई हाईवे। मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो बताएंगे सर मुंबई हाई
खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। सारा क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। और जो हमारे क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स या टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हैं मेरे शेर सरनियों, डोंट वरी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। हर एक वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा जो आपके एग्जाम पे आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। झूम कृषि से आप क्या समझते हैं? मेरे दोस्तों, झूम कृषि का मतलब होता है कि एक जगह पर कृषि करने के बाद जब हमें दूसरी जगह जाना पड़े तो हम लोग बोलते हैं झूम कृषि। याद रखिएगा मेरे भाई, इसको हम लोग कभी कभी स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं। हम झूम कृषि को कभी कभी हम लोग स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखना है। तो देखिए, आदिम प्रकार की कृषि है, ये एक प्रकार का हमारा आदिम प्रकार की कृषि है। ये जो हम लोग का झूम कृषि है, ध्यान से सुनिएगा, 3 मार्क्स का आएगी। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक आदिम प्रकार की कृषि है, ये कई प्राचीन काल से, कई सालों से चलती आ रही है, जिसमें पेड़ पौधे को काट कर जलाकर जमीन तैयार की जाती है। जैसे मेरे दोस्तों, मैं किसी इलाके में गया, वहां पे जंगल है, उस जंगल को मैंने साफ किया, सारे चीजों को काट काट के मैंने सारे पेड़ पौधे को काट दिया। काटने के बाद उस लकड़ी को मैंने क्या किया, एक जगह पे जमा किए। सारे को जमा करने के बाद जब वो पूरी तरह से सूख गए तो उसको मैंने आग लगा दिया। आग लगाने के बाद, हाँ, बीड़ी नहीं पी रहे जी, हंस रहे हैं आप, बीड़ी पी रहे। आग लगा दिया। आग लगाने के बाद उससे जो उर्वरक निकलती है ना, उससे जो हमारे जो आग जलने के बाद मेरे दोस्तों जो हमारा जो बच जाती है ना, छाई वगैरह, उसको हम क्या करते हैं, उसको उठा करके हम खेत में, जो हमारा खेती थी उस पर हम क्या करते हैं, उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं झूम कृषि। आदिम काल से चलती आ रही है। जब कोई व्यक्ति किसी जंगली एरिया में जाकर, जंगलों के में जा करके उस जंगलों को साफ करके जब उस पर खेती करते हैं तो इसको हम लोग एक तरह का क्या कहते हैं, झूम कृषि, ठीक है। वही कह रहे कि आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पेड़ पौधे को काट कर जलाकर जमीन तैयार की जाती है और फिर उसे पर खेती की जाती है, तथा उस पर क्या किए जाते हैं, हम लोग खेती करते हैं। झूम खेती को हस्तांतरण कृषि के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए सर, अब अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, प्रवास शब्द से आपका क्या अर्थ है? प्रवास, देखिए मैंने अभी जस्ट बताया कि प्रवास 2 प्रकार की होती है। एक होता है मनुष्य का प्रकाश और प्रवास, और एक होता है सर हमारा जानवरों का प्रवास, यस या नो। और मनुष्य का भी प्रवास ना बहुत तरह का होता है। बहुत तरह का मतलब 2 तरह का होता है, एक राष्ट्रीय प्रवास होता है, एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास होता है। दोनों अंतर है। जब हम अपने देश में रहकर दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो बोलते हैं मेरे दोस्तों इसको हम लोग क्या, राष्ट्रीय प्रवास। एक होता है सर अंतरराष्ट्रीय प्रवास, जब हम अपने हिंदुस्तान को छोड़कर हम बांग्लादेश गए कमाने के लिए, सऊदी अरब गए कमाने के लिए, दिल्ली सॉरी हमारा दुबई गए कमाने के लिए, तो ये हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रवास हो गया। लेकिन फिलहाल आपसे पूछा गया है कि प्रवास किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, प्रवास एक व्यक्ति जब एक स्थान को छोड़ करके जब दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। आइए सर बात करते हैं। प्रवास का मतलब है लोगों या जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। प्रवास के कई प्रकार होते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि प्रवास का मतलब होता है लोगों या जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रवास कहलाता है। प्रवास के कई प्रकार होते हैं, जैसे हमारा एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास होती है और मेरे दोस्तों एक अप्रवास होती है। समझ आ रही ना? एक आंतरिक प्रवास होता है, एक बाहरी प्रवास होता है, एक अप्रवासन होता है और एक हमारा उत्प्रवासन होता है। ये उत्प्रवासन क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 1 मार्क्स का आएगा, इसको भी याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आएगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, मैं क्लास को रोक दूंगा। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों मैं ये भी कहूंगा कि जो इतना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक कर लेते हैं, इसका रिजल्ट तो अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जब आप एग्जाम देने के लिए घर से निकलोगे ना, तब आपको पता चलेगा एग्जाम हॉल में कि क्या पागल इंसान ने क्या क्या चीजें बताई थी। चलिए आते हैं सर, जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ होती है। आपसे पूछा गया कि जनसंख्या वृद्धि का आखिर क्या अर्थ होता है। जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या क्या हो रहा है भाई, वृद्धि हो रही है। हमारे इलाके की भी जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है। इसलिए मोदी कहता है कि हम 2 हमारा कोई नहीं। हाँ, मोदी नारा दिया था कि हम 2 हमारे 2 नहीं, मैं कहता हूं हम 2 हमारा कोई नहीं, क्योंकि मोदी का कोई नहीं। समझ में आ रही है ना? चलिए सर, आइए सर बात करते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में समय के साथ होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाना है आपको। मान के चलिए मेरे दोस्तों, याद रखना है 2011 की जनगणना और हमारा 2021 की जनगणना में हुई वृद्धि को ही हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे वृद्धि कर देना है। क्या कर देना है मेरे भाई, इस तरह से लिखेंगे ना मेरे भाई, एग्जामिनर फिदा हो जाएगा आपके ऊपर। हाँ, आपके ऊपर नहीं, आपके हैंड राइटिंग के ऊपर, आपके फॉर्मेट को देखकर फिदा हो जाएगा भाई, ठीक है। तो लिखने का तरीका सीखिए। इसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में समय के साथ होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं।
समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन पे, अभी पैसेंस बना कर सारा चीज बताऊंगा। परिवहन को परिभाषित करें। आपसे पूछा गया कि परिवहन किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, जब मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, या कोई भी सेवा या कोई भी वस्तुओं को जब हम लोग एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान ले जाते हैं, तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, परिवहन क्या हो गया। आइए सर बात करते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब उनको एक जगह से उठा करके हम दूसरी जगह ले जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। परिवहन के जरिए वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होती है। परिवहन नहीं होता तो बड़े बड़े फैक्ट्रियां नहीं होती है। परिवहन नहीं होता तो हम सही से कॉलेज भी नहीं जा पाते हैं। परिवहन नहीं होता हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था इतना मजबूत नहीं होती है, क्योंकि परिवहन व्यापार के क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, वह लिखना है कि किसी वस्तु या व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के जरिए वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होती है। परिवहन के जरिए वस्तुओं और सेवाओं का क्या होती है, परिवहन होती है। बाढ़ क्या है भाई, याद रखना है, आपसे पूछा गया है बाढ़ क्या है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताइएगा, देहाती लैंग्वेज में बताएंगे सर बाढ़ अकरा कहल जाए जखन दमे पानी मिल जेतु। हमने के जब हमने के इलाके में जब पूरा पानी घुस जीतो ना दादा, हम ओकरा बाढ़ कहबो रे। हम कहबो ना भाई, ऐसा ना कहिए तो हनी, क्या कहते हमने के पता हो ना पंचायत डैम में कितना पानी हो, फिर भी यहाँ बाढ़ ना आया वो हो। बाढ़ कहाँ कहेंगे सुनिएगा, साधारण भाषा में बाढ़ बताएंगे सर जब किसी इलाके में पानी की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है तो उसे हम लोग बाढ़ कहते हैं। जब किसी इलाके में पानी की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है तो उसे हम लोग बाढ़ कहते हैं। और भारत के कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए सर बात करते हैं बाढ़ किसे कहते हैं। जब किसी इलाके में पानी का बहाव अनियंत्रित हो जाता है, जब किसी इलाके में पानी का बहाव पूरी तरह से क्या हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं ना भाई। रट्टा ना लगायो दादा, हाँ रट्टा ना लगायो भाई, रट्टा लगाए भी तो तोहनी कितना क्वेश्चन का रट्टा लगाए भी बताओ, हम तोहनी को समझायो तोहनी बुझ जाई, है ना। मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं। मानव प्रवास का मतलब होता है मेरे भाई कि मानव प्रवास का मतलब है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना ताकि कोई नया स्थान अपनाया जा सके, यह हमारा मानव प्रवास कहलाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। खरीफ फसल क्या है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में कि खरीफ फसल क्या है। तो मेरे दोस्तों खरीफ फसल क्या बताएंगे कि खरीफ फसलें वह फसलें होती है, खरीफ फसलें वह फसलें होती है जो बारिश के मौसम में बोई जाती है। खरीफ फसलें वह फसलें होती है जो बारिश के मौसम में बोई जाती है और इन्हें मानसून की फसल भी कहा जाता है। इसे मानसून की फसल भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया कि मानसून की फसल किसे कहा जाता है, तो आपके अंदर में नॉलेज होगी तभी तो आप बता सकते हैं सर खरीफ फसल को ही हम लोग मानसून का फसल भी कहते हैं। और ये फसल हमारा जून से अक्टूबर के बीच में उगाई जाती है। कब से, जून से अक्टूबर के बीच में उगाई जाती है। समझ में आई मेरे बात को ना, जून से अक्टूबर के बीच में उगाई जाती है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर साक्षरता से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज एजुकेशन, यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन पर्सन। आपको क्या समझ में आती है साक्षरता से, है ना भाई, जिसे हम लोग पढ़ा लिखा बोलते हैं। हम लोग देहाती में बोलेंगे सर पढ़ा लिखा जे लागो ना रे दादा, ओकरा कहल जे साक्षरता। दादा ऐसा ना कहिए रे भाई, तो के आंसर गलत मिल जी तो रे। याद रखिए दादा, साक्षरता का मतलब है पढ़ने लिखने बोलने और सुनने की क्षमता, इसको बोलते हैं साक्षरता। अब तो होने के पास बहुत सारा नॉलेज हो रे दादा, पर तू कोना चीज का पढ़ल नहीं सकाई, तू कोना चीज का सुना नहीं सकाई, तू कोना चीज का बोलल नहीं सकाई, तो तू अनएडुकेटेड लगा ही दादा। हाँ ये हम नहीं कहा, ये जियोग्राफी बोल रहा है कि आपके अंदर में बहुत सारे नॉलेज है पर आप बोल नहीं पा रहे, आप सुन नहीं पा रहे, आप लिख नहीं पा रहे, तो ये हमारे क्या हो गया, अनएडुकेटेड। ठीक है, तो साक्षरता से क्या मतलब है, साक्षरता का मतलब है पढ़ने लिखने बोलने और सुनने की क्षमता को हम लोग साक्षरता कहते हैं। ठीक, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं, तो बताएंगे सर स्वर्णिम चतुर्भुज इस तरह से होता है सर, ठीक है, जो चार शहरों को आपस में जोड़कर रखती है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के चार प्रमुख शहरे, दिल्ली, याद रखना शहरे, यहाँ पे शहरे
शहर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। याद रखना है 4, पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा हमारा चेन्नई, चौथा हमारा कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। याद रखिएगा परियोजना। यह भारत का सबसे बड़ी सड़क परियोजना है। याद रखना है, जब भारत के 4 बड़े बड़े महानगरों को आपस में जोड़कर रखती है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। समझ में आई ना? यह भारत का सबसे बड़ा सड़क परियोजना है। इतना चिल्लाए हो रे भाई, तोहनी याद रखिया, रिजल्ट तोहनी अच्छा करिया दादा। लिंग अनुपात किसे कहते हैं सर? याद रखेगा, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सेक्स रेशियो। व्हाट इज सेक्स रेशियो? ठीक है, तो बताएंगे सर कि लिंग अनुपात का मतलब है किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात। पुरुष यानी मेल और महिला मतलब फीमेल, इसी के अनुपात को हम लोग बोलते हैं भाई लिंग अनुपात। ठीक है, वही कह रहे हैं कि लिंग अनुपात का मतलब है किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात। इस प्रति नहीं मेरे दोस्तों, प्रति 1000 पुरुष, यानी मेरे भाई प्रति 1000 पुरुष के पीछे कितना फीमेल है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। उम्मीद कर रही हो रे भाई हमर बहन कि तोहने हमारे बतवा बुझल पा रही है ना दादा। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं क्या? लिंगानुपात। चुपचाप से याद रखिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी लिंगानुपात का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करें, उस समय इसका फॉर्मूला जरूर लिखें। बताइएगा कि सर सेक्स रेशियो SR इक्वल टू होता है सर हमारा फीमेल डिवाइडेड बाय मेल इंटू 1000। इसको 1000 नहीं होगा, सॉरी फीमेल, इसको आप जरूर लिखिएगा भाई। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सर। ऊर्जा संसाधन से आपको क्या समझ में आता है? मेरे भाई मैं फिर से कह रहा हूं कि जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेंगे, और हमारे तरफ से अगर कोई कमी रह गई है कि सर आप सही तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, कुछ भी हो, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, भला लगे, कैसा भी लगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बहुत कमेंट का वेट करता हूँ, क्योंकि जिंदगी को मैं दाव पे लगा करके आज स्टडी लाइन पे आया हूँ। आरपीएफ ट्रेडमैन का जॉब छोड़कर आपके पास आज कलम लेकर खड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा मकसद बहुत बड़ी है, हमारा ड्रीम बहुत बड़ी है। बड़ी मतलब ये है कि हमारे झारखंड का एक गरीब से गरीब बच्चा को हमें स्टडी कराना है। एक गरीब से गरीब बच्चा जो आज स्टडी नहीं कर पा रहे पैसा की वजह से, ऐसे जगह जहां बच्चा ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, जिनके पास बुक नहीं है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट को मुझे स्टडी कराना है और उनके सपना को पूरा करवाना है। सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनका अंदर में जो सपना है, मुझे आरपीएफ बना है, मुझे सीएसएफ बना है, मुझे रेलवे में जॉब करना है, मुझे बैंकिंग में जाना है, सारे वो सपना को पूरा करने के लिए आपका पागल इंसान हर समय कोशिश कर रहा है। पर मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे सपोर्ट में है या नहीं। आप लोग हमारे सपोर्ट में है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि सर हम मैं आपके सपोर्ट में हूं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दादा, चलिए सर हम बात है सर ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हमारा एक होगा सर हमारा ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रदूषण को परिभाषित करें, तिलहन किसे कहते हैं, ओजोन परत क्षय क्यों हो रही है, इंटरनेट क्या है, नीरू मीरू क्या है, ये सब का आंसर अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करें। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, सर पे काफी ज्यादा दर्द हो रही है इसलिए वीडियो को रोक दिए, नहीं तो आज हमें लेकर आया था 50 क्वेश्चन। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो।